कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। मैं मिस्टर एक्स आज जो घटना आपके सामने लेकर आया हूं वो महाराष्ट्र के एक गांव से जुड़ी हुई है और इस पूरी घटना को एक शख्स ने अपने साथ अनुभव किया है, या यूं कह सकते हैं कि वो उसका भुक्तभोगी है। ये घटना आज से थोड़े पुराने समय की है, लेकिन ज्यादा पुराने वक्त की भी नहीं है। और ये घटना हमारे साथ शेयर की है, उसका नाम है वैभव। अब वैभव वैसे तो बहुत ही आवारा टाइप का लड़का है। दिन भर मटर गश्ती करना, शराब आदि पीना, यही उसका काम था। लेकिन जब उसकी लाइफ में ये खतरनाक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ये पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और इसने जो गलती की थी उसी वजह से उसके साथ ही बड़ी भयानक हॉरर घटना घटित हुई थी। तो वो बाकी लोगों को भी यही बताना चाहता है कि जो गलती उसने की वो बाकी लोग ना करे, ताकि उनकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो। अब देखिए, आप ये तो जानते ही हैं कि जो भी कोई चुड़ैल बनती है वो एक औरत ही होती है, लेकिन उसके चुड़ैल बनने के पीछे कई वजह होती है। तो आज की चुड़ैल की जो स्टोरी है उसे आप चुड़ैल न कहकर हदल कह सकते हैं। अब ये हदल नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की तरफ जो गांव होते हैं, इस प्रकार की एनटीटी वहां पर पाई जाती है। और ये हदल हर एक औरत नहीं बनती। ये वही औरत बनती है जिसकी मौत डिलीवरी के वक्त हो जाए या डिलीवरी के 10 दिन बाद तक हो। और जब उसके अंदर गर्भ 10 दिन से ज्यादा हो उस गर्भावस्था में ही अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो औरत एक हदल बन जाती है। और उसके बाद बहुत ही भयानक रूप में वो अपने साथ हुई किसी भी क्रूरता का बदला लेती है, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। अब वैभव का पाला भी एक ऐसी ही हदल चुड़ैल से पड़ जाता है जिसकी मौत डिलीवरी के कुछ समय बाद ही हो जाती है। हालांकि उसकी मौत एक साजिश के तहत होती है, लेकिन उस चुड़ैल को यह अंदाजा ही नहीं होता है। वो तो अपने ही लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार मानने लगती है, और उसके सिर पर एक खून सवार हो चुका था कि उसे उससे बदला लेना है। इसलिए वो हर किसी को अपना शिकार बना रही थी, और वैभव भी इसी चक्कर में फंस जाता है। तो इस पूरी घटना को मैंने एक स्टोरी के रूप में तैयार किया है। एक्चुअली स्टोरी के रूप में इसलिए तैयार करना पड़ता है कि अगर आपको डायरेक्टली घटना सुनाऊंगा तो कहीं पर समझ में आएगी और कहीं पर समझ में नहीं आएगी। तो इसको हम स्टोरी का रूप देते हैं। और अब कुछ लोगों को लगता है कि हम कहानियां फेंक रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि आपको भी इन चीज़ों में यकीन करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता, लेकिन मैं तो खुद इन चीज़ों से गुजरा हुआ हूं, तो मुझे अंदाज़ा है कि बाकी लोगों के साथ कैसे कैसे भयानक हादसे हो सकते हैं। अच्छा, मैं बाकी लोगों को तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ या उनके परिवार में, उनके रिलेशन में किसी ना किसी का इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। लोग यकीन ही नहीं करते कि भूत प्रेत या फिर जैसे किया कराया वशीकरण, तांत्रिक क्रियाएं, किसी के परिवार के बिजनेस को गिरा देना, मारण क्रिया से किसी को खत्म कर देना, ये सभी चीजें एक्चुअल में मौजूद है। और कुछ हद तक आपको आज की स्टोरी में भी यह क्लियर होने वाला है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। महाराष्ट्र की सड़क पर देर रात को एक संजय नाम का 20-22 साल का लड़का नशे में झूमते हुए घर जा रहा था। इसी दौरान उसे एक महिला की आवाज आई, सुनो। वो आवाज सुनकर संजय ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो आवाज एक घर में से आ रही थी। वो आवाज सुनकर संजय उस घर के पास पहुंचा। घर के मेन गेट पर बाहर एक ताला लगा हुआ था जो कि काफी पुराना लग रहा था। ये देखकर संजय ने एक नजर उस घर की ओर देखा। ठीक इसी दौरान उस घर की लाइट जली और घर की कांच की खिड़की से एक खूबसूरत महिला दिखाई दी, जो कि अपने हाथों से उसे घर के अंदर आने का इशारा कर रही थी। उस खूबसूरत स्त्री को देखकर संजय की बाँछें खिल गई, और इसी दौरान वह महिला मुस्कुराते हुए बोली, घर पर कोई नहीं है, आ जाओ। संजय बोला, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं जाने मन। बोलकर संजय ने पास पड़ा पत्थर उठाया और ताले पर मारने लगा। पहले से ही कमजोर वो ताला 2-4 बार के बाद ही टूट गया। ताला टूटते ही वो गेट खोलकर संजय अंदर आया। अंदर मेन डोर पर 2 त्रिशूल क्रॉस करके लगाए हुए थे। इसी के साथ ही उन त्रिशूलों पर लाल धागे भी लगे हुए थे। उस दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ था। संजय ने पत्थर से वो ताला भी तोड़ा और फिर वो त्रिशूल हटाकर दरवाजा खोल दिया।
ऐसा होते ही घर के अंदर से एक तेज हवा का झोंका बाहर की ओर आया। इसी के साथ ही मांस के सड़ने की तेज गंध भी आने लगी। संजय हैरानी से ये देख ही रहा था कि तभी उस महिला की आवाज आई, मुक्ति! आखिरकार इतने समय के बाद यहां से मुक्ति मिल ही गई। ये देखकर संजय काफी ज्यादा घबरा गया और वहां से बाहर भागने लगा। ठीक इसी दौरान सड़क पर एक गाड़ी उस ओर आई। ये देखकर संजय ने राहत की सांस ली और वहां से तेजी से भागने लगा। वो तब तक भागता रहा जब तक कि आबादी वाले इलाके में ना आ गया। अपने गांव में पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। वो सीधे अपने घर आया और आकर सो गया। उसके घर वालों ने उससे पूछा कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तब उसने कोई भी बहाना बना दिया। अगले दिन वो चाय की दुकान पर आकर बैठकर अपने दोस्तों का इंतजार करने लगा। इस दौरान रात की घटना उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। कुछ देर बाद उसके दोस्त आए और उससे पूछा कि संजय क्या हुआ, उसने ऐसे उन्हें क्यों बुलाया? तब संजय बोला, यार कल रात मेरे साथ एक अजीब सी चीज हुई। मैं जब घर आ रहा था तब रास्ते में एक घर में मुझे एक औरत दिखी और वो मुझे बुलाने लगी। मैंने उसके घर का ताला तोड़कर जब दरवाजा खोला तो उसमें से गंदी बदबू और तेज हवा आई। वो तो शुक्र है उस गाड़ी वाले का जो वो सही समय पर वहां आ गया और मैं बच गया, वरना ना जाने वो क्या करती मेरे साथ। ये सुनकर उसका दोस्त रंगा बोला, अरे क्या होता, रात बन जाती बे तेरी। तूने सच में अच्छा खासा मौका गंवा दिया। तेरी जगह मैं होता तो घर के अंदर चला जाता। ये सुनकर उसके सारे दोस्त हंसने लगे। तभी संजय बोला, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। वो औरत कोई नॉर्मल औरत नहीं थी, शायद वो कोई डायन बायन होगी। मुझे अंदर ले जाकर पता नहीं वो मेरे साथ क्या करती। ये सुनकर उसका दोस्त वैभव बोला, अरे कोई डायन नहीं होगी, वो जरूर वो कोई ठरकी औरत होगी और कुछ नहीं। एक काम करते हैं, उसके घर में चलते हैं, शायद वो हमें मिल जाए। ये सुनकर संजय घबराते हुए बोला, अरे पागल है क्या, वो जगह खतरे से खाली नहीं है। ये सुनकर रंगा बोला, एक बात बता, उस औरत के पैर उल्टे थे। संजय बोला, पता नहीं, खिड़की से उसका ऊपरी शरीर ही दिखा था, लेकिन वो कोई नॉर्मल औरत नहीं थी, इसकी गारंटी है, इसलिए मैं तो वहां नहीं जाऊंगा। बोलकर संजय वहां से चला गया। ये सब सुनकर वैभव कुछ सोचने लगा। उसके मन में ये चलने लगा कि क्यों ना वो भी उस औरत को देखे तो सही कि वो कौन है जिससे ये संजय इतना डर रहा है। दोस्तों, वैभव की ही नहीं, काफी लोगों की समस्या है कि जब उन्हें पता है कि कुछ चीजों से दूर रहने में भलाई है, फिर भी जानबूझकर ऐसी जगहों पर अपनी टांग जरूर अड़ाएंगे और फिर इसके परिणाम इतने घातक होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। खैर, वैभव वहां से निकलकर उस जगह गया जहां संजय को वो अजीब औरत मिली थी। वैभव पूरी तैयारी के साथ वहां गया था। उसने अपनी जेब में रुद्राक्ष की माला रखी हुई थी ताकि अगर वो औरत सच में कोई खतरनाक औरत निकले तो वो उससे अपनी जान बचा सके। वैभव उस सड़क पर घूमने लगा, लेकिन उस घर के पास कोई भी औरत दिखाई नहीं दी। वो काफी देर तक वहां टहलता रहा, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। थक हार कर वो वापस आ गया। वापस आकर वो अपने कमरे में लेट गया और सोचने लगा कि आखिर वो औरत उसे मिली क्यों नहीं। फिर उसे याद आया कि संजय को वो औरत देर रात को मिली थी, इसलिए उसने अब रात 10 बजे के बाद वहां जाने का फैसला किया। लगभग 10-11 बजे के आसपास वैभव घर से दोस्त के घर जाने का बोलकर निकला और वापस उस जगह आ पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने आसपास देखा, लेकिन सिवाय सन्नाटे के वहां कुछ भी नहीं था। वैभव वहां आसपास टहलता रहा। इस दौरान कुछ देर में वहां से गाड़ियां निकल रही थीं और फिर रात का वो पहर भी आया जब उस सड़क पर सिवाय सन्नाटे के और कुछ भी नहीं था। अब वैभव को वहां थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन उसने सोचा कि वो आधा 1 घंटा और रुक कर देखेगा। करीब 40 से 50 मिनट हो गए, लेकिन वहां कोई नहीं आया। ये देखकर वो मन ही मन बुदबुदाया, ये संजय बस लंबी लंबी फेंक रहा है और कुछ नहीं। अरे कोई जवान तो क्या, बुढ़ी औरत भी नहीं है यहाँ। बोलकर वो वहां से जाने लगा, लेकिन तभी उसे एक महिला की आवाज आई। जरा सुनिए। वह आवाज सुनकर वैभव के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन साथ ही साथ उसे मन ही मन थोड़ा डर भी लगने लगा था। लेकिन फिर उसने सोचा कि जिस समय का वह इतनी देर से इंतजार कर रहा था वह आ गया है।
इसलिए उसने अपने डर पर काबू किया और फिर पीछे मुड़ा। पीछे मुड़कर उसने देखा कि उस घर की लाइट जल रही थी और घर के अंदर से एक निहायत ही खूबसूरत औरत सफ़ेद साड़ी में मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। वो औरत इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि वैभव को लगा कि यह तो कोई चुड़ैल हो ही नहीं सकते। यह तो कितनी सुंदर औरत है। वैभव यही सब सोच रहा था कि तभी वह महिला बोली, मैं काफ़ी देर से आपको यहाँ देख रही हूँ। शायद आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। आप घर के अंदर आकर इंतज़ार क्यों नहीं कर लेते? मेरे घर पर कोई नहीं। ये सुनकर वैभव की बाँछें खिल गईं और वो बोला, अरे हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद वह उस महिला के घर के अंदर चला गया। मुख्य दरवाजे पर ही वो औरत आकर खड़ी हो गई और फिर वैभव उसके साथ घर के अंदर आने लगा। वैभव उसके साथ साथ चल रहा था। इसी दौरान वैभव ने यह नोटिस किया कि उस महिला के शरीर में से एक अजीब सी गंध आ रही थी। वह गंध ऐसी थी जैसे मानो मांस सड़ गया हो। पहले तो वैभव शांत बना रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको अपने नाक पर हाथ रखना पड़ा और फिर उसने कहा, आप में से बड़ी अजीब सी गंध आ रही है। यह सुनकर वह महिला मुस्कुराई, लेकिन कुछ बोली नहीं। यह सब देखकर वैभव को भी अब थोड़ा शक होने लगा था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को सामान्य बनाए रखा, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने कुछ किया तो उसके पास वह रुद्राक्ष की माला तो है ही। वैभव उस महिला के साथ साथ एक आलीशान घर के हॉल में आ गया था। तब वो महिला मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पति काम से लंदन गए हैं और सास ससुर भी अब नहीं रहे। इस घर में मैं फिलहाल बिल्कुल अकेली हूं। वैभव ठरकी किस्म का इंसान था। उसकी नीयत उस औरत पर वैसे ही खराब थी और अब उसका इस तरह से अपने घर पर बुलाना वैभव के लिए एक गोल्डन चांस से कम नहीं था। इसी दौरान वैभव ने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है। उस लड़की ने अपना नाम शालिनी बताया और बताया कि उसकी शादी कुछ सालों पहले उसके पति विनोद से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद वो एक लड़की की मां बनी, लेकिन उसकी बेटी कुछ समय बाद ही भगवान को प्यारी हो गई और तब से उसे कोई संतान नहीं हुई। वैभव को उसकी कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर तभी शालिनी ने दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर इशारा किया, जिसमें शालिनी एक आदमी के साथ खड़ी थी और वो बोली कि यही मेरे पति हैं। वैभव ने पाया कि शालिनी के पति की उम्र शालिनी से ज्यादा लग रही थी। ये देखकर उसे समझ आ गया था कि ये वैमेल शादी है और शायद शालिनी गरीब घर की होगी, इसलिए ये शादी आसानी से हो गई। खैर, उसे इससे कोई मतलब नहीं था। वो तो बस शालिनी के साथ अपनी ठरक पूरी करना चाहता था। इसलिए उसने साफ साफ शालिनी से ये बात की और शालिनी इसके लिए राजी भी हो गई। वो उसे ऊपर बने बेडरूम में ले गई और फिर वैभव ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। वैभव के चेहरे पर एक वहशी मुस्कान आ गई, लेकिन ठीक इसी दौरान शालिनी का खूबसूरत चेहरा सफेद होने लगा। उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो गई और उसकी जगह काले गड्ढे आ गए। ये सब देखकर वैभव घबराते हुए उससे पीछे हट गया। इसी दौरान शालिनी अपनी भयानक आवाज में बोली, क्या हुआ वैभव? तुम मुझसे ऐसे डर क्यों रहे हो? तुम तो मुझे अपने आगोश में लेने वाले थे ना? अरे हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। जब मुझे बेटी हुई थी तब मेरे पति और सास ससुर ने उसे और मुझे दोनों को मार डाला था और फिर सबको ये दिखाया कि मैं यहां से भाग गई, लेकिन असल में मैं अब भी यहीं कैद हूं। मेरी लाश इसी घर के आंगन में आज भी मौजूद है। तुम्हें मुझ में से मांस के सड़ने की बदबू आ रही थी ना? वो इसलिए क्योंकि मेरा शरीर गल सड़ चुका है। ये सुनकर वैभव घबराते हुए बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। ये सुनकर शालिनी बोली, नहीं बिगाड़ा तो क्या हुआ? तुम मेरे साथ गलत तो करना ही चाहते थे और मैंने तुम्हारा मन पड़ा है। अगर मैं तुम्हें मना करती तो तुम पूरी फिराक में थे कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती करते। तुम भी मेरे पति की तरह ही हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सब सुनकर वैभव वहां से भागते हुए नीचे आने लगा, लेकिन इसी दौरान सीढ़ियों से उतरते समय उसका संतुलन बिगड़ा और वो किसी गेंद की तरह लुढ़कते हुए नीचे आने लगा। उसकी कोहनियां और मुंह बुरी तरह से छिल चुके थे, उनमें से खून भी आ रहा था, लेकिन वैभव इन सब की परवाह न करते हुए दोबारा भागने लगा। बाहर निकलने का दरवाजा उसके ठीक सामने ही था
और अब वो तेजी से उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी हवा में एक काला गुब्बार बना और शालिनी वहां आ खड़ी हुई। उसे वहां देखकर वैभव काफी घबरा गया। तभी शालिनी बोली, ये मेरा इलाका है और मेरी इजाजत के बिना तुम यहां से निकल नहीं सकते। ये सुनकर वैभव काफी ज्यादा घबरा गया। वो आसपास देखने लगा और तभी उसकी नजर दाईं तरफ मौजूद कमरे की ओर पड़ी, जो कि उसके बगल में ही था, और फिर वो बिना ज्यादा समय गंवाए उस कमरे में जा घुसा। कमरे के अंदर आकर उसने दरवाजा लगा लिया और दरवाजे से पीछे हटने लगा। इसी दौरान उसकी नजर जब कमरे में मौजूद सामान पर पड़ी तो उसने देखा कमरे में भगवान की कुछ प्रतिमाएं थी, छोटी सी घंटी थी, कुछ सूखे फूल भी थे। उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी समय में वो इस घर का मंदिर रहा होगा, लेकिन अब वहां चारों ओर धूल मिट्टी जम चुकी थी। वैभव घबराते हुए आसपास देख ही रहा था कि तभी अचानक उसे कमरे के बाहर से शालिनी की आवाज आई, चुपचाप दरवाजा खोल, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। यह सुनकर वैभव को पता चल चुका था कि शायद शालिनी इस कमरे के अंदर नहीं आ सकती, इसलिए उसने कहा, मैं यहां से बाहर नहीं आने वाला और मुझे पता है कि तुम भी यहां अंदर नहीं आ सकती। ये सुनकर शालिनी गुस्से में बोली, अगर चुपचाप बाहर निकलेगा तो तुझे आसान मौत दूंगी, लेकिन अगर तू ऐसे ही अंदर रहा तो भूख प्यास से तड़प तड़प के मर जाएगा, इसीलिए चुपचाप बाहर आ जा। लेकिन वैभव ने उसकी एक ना सुनी। इंसान का नेचर ही यही है, विषम से। विषम परिस्थिति में भी वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है। यहाँ वैभव के साथ भी यही हो रहा था। वैभव अब उस कमरे में कैद था। मंदिर होने के कारण शालिनी कमरे के अंदर नहीं जा पा रही थी, जिस वजह से वो बहुत गुस्से में थी। ये वो समय था जब नोकिया के छोटे छोटे मोबाइल इस्तेमाल होते थे और किस्मत से वैभव के पास भी ऐसा मोबाइल था। लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि उसके फोन में बैलेंस नहीं था। उस समय इनकमिंग कॉल फ्री थी, इसलिए अब वैभव इस इंतजार में था कि कब कोई उसे फोन करे। लेकिन यहाँ भी एक समस्या थी, और वो ये कि उसके मोबाइल में ज्यादा बैटरी नहीं थी, इसलिए वो काफी संभाल कर उसे इस्तेमाल कर रहा था। वैभव पूरी रात उस कमरे में रहा, लेकिन उसे किसी का भी फोन नहीं आया। आता भी कैसे? वो तो घर से दोस्तों के घर जाने का बोलकर निकला था, और वो अक्सर ऐसा किया करता था। कभी कभी तो 2-2, 3-3 दिन घर भी नहीं आता था, इसलिए उसके परिवार वालों को उसकी ज्यादा चिंता भी नहीं हुई। अगले दिन भी वैभव कमरे में ही रहा। इस दौरान शालिनी उससे बार बार बाहर निकलने को बोल रही थी, लेकिन वो बाहर नहीं आया। इसी दौरान शाम के समय उसके दोस्त पुलकित का उसे फोन आया और वो बोला कि आज मेरे घर पर दारू पीते हैं। तब वैभव ने उसे सारी बात बताई कि वो इस घर के अंदर फंसा हुआ है और वो कुछ लोगों को लेकर यहाँ आ जाए। ये सुनकर पुलकित बाकी तीनों को लेकर उस इलाके में गया, लेकिन वहां उन्हें कोई घर दिखाई नहीं दिया। ये देखकर पुलकित ने दोबारा उसे फोन लगाया और कहा कि यहाँ तो कोई घर नजर नहीं आ रहा। तब वैभव ने उसे बोला कि यही है, ध्यान से देखो, ये वो। लेकिन अब उसके लिए दोस्तों को लगने लगा था कि ये उन सबसे मजाक कर रहा है और कुछ नहीं, इसलिए वो लोग वापस आ गए। जब रात को भी वैभव उनके साथ शराब पीने नहीं आया, तब संजय बोला, कहीं वो वैभव सच ही तो नहीं बोल रहा था? वैसे भी उसे ज्यादा ही खुजली रहती है हर चीज में अपनी टांग अड़ाने की। अगर वो उस औरत के साथ चला गया होगा, तब तो पता नहीं वो औरत उसके साथ क्या करेगी। तब पुलकित बोला, उसे दोबारा फोन लगाकर देखते हैं, शायद वो कुछ और बता पाए। बोलकर पुलकित ने वैभव को फोन लगाया। तब वैभव ने फोन उठाया और उसने रोते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं सच में यहां कैद हूं। ये औरत शालिनी मुझे मार डालेगी, प्लीज मुझे बचा लो। इसके बाद वो फोन कट गया। शायद वैभव का फोन अब बंद पड़ गया था। पुलकित ने दोबारा उसे फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आया। यह सब देखकर वे लोग काफी ज्यादा घबरा गए और फिर अब उन लोगों ने सोच लिया था कि अब इस बारे में किसी न किसी को तो बताना पड़ेगा, नहीं तो वैभव की जान को खतरा हो सकता है। यही सब सोचकर उन लोगों ने वैभव के माता पिता को इस बारे में बता दिया। उसके माता पिता इन सब से काफी परेशान हुए और अब वे सारे वैभव को ढूंढते हुए उस तरफ आ पहुंचे जहां वैभव ने अपने होने की बात कही थी।
वे सारे जब वहां पहुंचे तो उन्हें एक आलीशान 2 मंजिला मकान दिखाई दिया। ये देखकर पुलकित हैरानी से बोला, हम लोग जब दोपहर को आए थे तब ये घर यहां नहीं था, पता नहीं ये अचानक से यहां कैसे आ गया। तब वैभव के पिता बोले, चलो जो हुआ वो छोड़ो और अब इस घर में घुसकर वैभव को लेकर चलते हैं। इसके बाद वे सारे उस घर के अंदर जा घुसे और वैभव को जोर जोर से आवाजें देने लगे। अपने घर वालों की आवाज सुनकर वैभव ने आवाज दी, बाबा मैं यहां इस कमरे में हूं। इसके बाद उन लोगों ने दरवाजा खुलवाया और दरवाजा खुलते ही वैभव अपने पिता के गले जा लगा। उसके पिता ने पहले तो उसे एक थप्पड़ लगाया और फिर उसे लेकर वे सारे बाहर आने लगे। इस दौरान जैसे ही वैभव वहां से बाहर जाने लगा, उसके कंधे में तेज दर्द होने लगा। वो दर्द ऐसा था जैसे उसके कंधे पर कोई भारी सी चीज हो, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वैभव अपने घर वालों के साथ बाहर आ गया और उसने अपने घर वालों से कंधे में दर्द की शिकायत की। तब उसके पापा उसे लेकर डॉक्टर के पास गए, जहां डॉक्टर ने उसे दर्द की दवा देकर उसे घर भेज दिया। वैभव वो दवा लेकर सो गया और अगले दिन जब वो उठा तो उसके कंधों का दर्द गायब हो चुका था, लेकिन उसे थोड़ी कमजोरी लग रही थी। अब ये इतनी बड़ी बात तो उसे लग नहीं रही थी, इसलिए उसने इस बारे में किसी से कुछ न कहा। वैभव का बर्ताव अब धीरे धीरे बदलने लगा था। पूजा पाठ के समय वो अपने कमरे में ही रहता और शराब सिगरेट भी पहले से ज्यादा पीने लगा था। उसे यूं देखकर उसकी मां को कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने वैभव के पिता से कहा, ये वैभव जब से वहां से आया है अजीब बर्ताव कर रहा है, पूजा पाठ के नाम से दूर भागने लगा है और गुस्से में सामान भी पटकने लगा है। मुझे लगता है वो भूतनी ये सब कर रही है। मेरी मानो तो समय रहते किसी बाबा को दिखा दो। लेकिन यहाँ वैभव के पिता ने उनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि वैभव के पिता की मां ने तो वैभव खाली नाटक कर रहा है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, और अगर ऐसा सच में है तो वो खुद ही सब ठीक कर देंगे, क्योंकि औरतों को इस तरह के मामलों में नहीं बोलना चाहिए। खैर, इन सब के बाद वैभव की मां भी ज्यादा कुछ न कर सकी, क्योंकि उनके पास ज्यादा अधिकार नहीं थे। वहीं दिन ब दिन वैभव की बदतमीजी बढ़ती जा रही थी। वैभव के घर के सारे लोग शाकाहारी थे, लेकिन वैभव ने घर से पैसे निकालकर बाहर मांसाहारी भोजन करना शुरू किया। इतना ही नहीं, वो उबले हुए अंडे घर लाकर खाने लगा। ये सब देखकर उसके पिता को काफी गुस्सा आया और उन्होंने उसे सुनाना शुरू कर दिया। लेकिन वैभव तो मानो चिकना घड़ा हो गया था, उसके ऊपर किसी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था। ये सब देखकर उसके पिता को और ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया। इन सब से वैभव को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने अपने पिता से लाठी छीनी और इस बार उसने उन पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। यह सब देखकर उसकी मां बीच बचाव करने आई और उसने उन्हें भी नहीं बख्शा। उसने दोनों पति पत्नी को डंडे से बहुत मारा और कहा, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोग मेरे सर पर चढ़कर नाचोगे, समझे? आइंदा मुझसे पंगा लिया तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। वैभव के पिता को पता था कि वैभव काफी ज्यादा बदतमीज है, लेकिन उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह अपने माता पिता पर इस तरह से हाथ उठा सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वैभव को अचानक से क्या हो गया। लेकिन फिर तभी वैभव की मां बोली, देखा, मैं ना कहती थी कि वह पहले की तरह नहीं रहा। जरूर इसके ऊपर किसी बुरी चीज का साया है। याद है जब वो वहां पर रहा था, उस घर के अंदर कैद, तो मुझे लगता है कि तभी इसके साथ कुछ हुआ है। हो सकता है कि वहां की उस दुष्ट आत्मा ने ही इसके ऊपर कब्जा कर लिया होगा और उसकी वजह से ही ये ऐसा कर रहा है। अब इससे पहले की हालत और बिगड़े, किसी अच्छे तांत्रिक का इंतजाम करो ताकि हम हमारे बच्चे को बचा तो पाए। वैभव के पिता ने अपनी आंखों से जब से यह सब देखा था, तब से उन्हें उनकी पत्नी की बात सही लगी और फिर उन्होंने कुछ ही दिनों में एक तांत्रिक का इंतजाम किया। उन्होंने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे यह सब शुरू हुआ था और यह भी बताया कि कैसे वैभव के अंदर अचानक से इस तरह का बदलाव आ गया है। उस तांत्रिक ने कुछ अजीब तरह के मंत्रों का उच्चारण कर कुछ नींबू वैभव के पिता को दिए और कहा, यह नींबू ले जाकर अपने घर में 4 कोनों पर जाकर रख दो और ध्यान रहे,
इस बारे में किसी को भी पता ना चले, और यह नींबू ऐसे छुपा के रखना कि किसी को पता ही ना चले। अगले दिन यह नींबू तुम मेरे पास वापस लेकर आना। वैभव के पिता ने ऐसा ही किया। वह नींबू घर ले आए और घर आकर उन्होंने घर के कोनों में जाकर रख दिए। अगले दिन उन्होंने वह नींबू उठाए और लाकर उस तांत्रिक को दे दिए। उस तांत्रिक ने जब वो नींबू काटे तो अंदर से वो सुर्ख लाल निकले। ये देखकर उस तांत्रिक के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और वो बोला, आपके घर में कुछ सही नहीं चल रहा। आपके बेटे के ऊपर एक भारी संकट है और वो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। ये सुनकर उसके पिता काफी घबरा गए, क्योंकि अब भले ही माता पिता कितने ही कठोर क्यों ना हों, अपनी औलाद से बढ़कर तो उनके लिए कुछ भी नहीं होता। इसलिए उन्होंने तांत्रिक से कहा कि आप कैसे भी करके मेरे बेटे को बचा लीजिए, बदले में आप जो मांगोगे वो मैं आपको दे दूंगा। तांत्रिक भला इंसान था, इसलिए उसने उनकी मदद करने के लिए हाँ कर दी और इसकी एवज में भी ज्यादा कुछ नहीं लिया। वो तांत्रिक वैभव के घर आया और वहां घर का मुआयना किया। तभी उसका सामना वैभव से हुआ, जो कि नशे में धुत था। उस तांत्रिक को देखकर वैभव को काफी गुस्सा आया और उसने गुस्से में अपनी मां के बाल पकड़े और गुस्से में कहा, इस ढोंगी को तूने यहां बुलाया है ना। उसकी मां दर्द से चीखने लगी, लेकिन वैभव को उनके ऊपर कोई रहम नहीं आया। ठीक इसी दौरान उस तांत्रिक ने कोई सफेद पाउडर वैभव के ऊपर छिड़क दिया और मंत्रोच्चारण करने लगे। उस सफेद पाउडर के पड़ते ही वैभव पीछे जा हटा। उसकी त्वचा वहां से जल गई जहां पर भी वो सफेद पाउडर पड़ा, और अब उसका गुस्सा पहले से काफी बढ़ चुका था। वहीं दूसरी तरफ उसकी मां उसके चंगुल से निकलकर उसके पिता के साथ जा खड़ी हुई और अब वे दोनों वैभव और तांत्रिक के बीच चल रहा द्वंद्व देखने लगे। अगले ही पल उस तांत्रिक ने दोबारा से सफेद पाउडर मंत्रोच्चारण करते हुए वैभव के ऊपर डाला, जिसकी वजह से वैभव नीचे गिर पड़ा। वैभव पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो गया था। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव साफ नजर आ रहे थे। इसी दौरान वो गुस्से में चीखा, बंद करो ये सब, वरना मैं इस लड़के को मार डालूंगी। ये सुनकर उसके घर वाले काफी ज्यादा घबरा गए। वहीं उस तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण जारी रखा। इन सब से वैभव को काफी तकलीफ हो रही थी, इसलिए उसने अपने हाथों से अपना चेहरा नोचना शुरू किया। ये देखकर उसकी मां रोते हुए बोली, बस कीजिए आप, वो मेरे बच्चे को मार डालेगी, इसलिए रहने दीजिए। लेकिन वो तांत्रिक नहीं रुका। वहीं दूसरी तरफ वैभव ने भी अपना चेहरा नोचना जारी रखा। उसके चेहरे के ऊपर की त्वचा मांस के साथ अलग होने लगी थी, जिससे पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया था। ये देखकर उसकी मां ने उस तांत्रिक को एक जोरदार धक्का देकर गिरा दिया और गुस्से में बोली, आपको दिखाई नहीं देता क्या कि ये मेरे बच्चे को कैसे नुकसान पहुंचा रही है? इससे छुटकारा पाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, लेकिन उसकी वजह से मैं अपने बच्चे की जान खतरे में नहीं डाल सकती। ये सुनकर उस तांत्रिक ने एक नजर वैभव के पिता की ओर देखा, जिनके चेहरे पर निराशा के भाव थे। इसलिए उसने ये सब बंद कर दिया और वैभव से कहा, मैंने मंत्रोच्चारण बंद कर दिए हैं और अब तुम इस लड़के को परेशान करना बंद करो। ये सुनकर वैभव ने अपना चेहरा नोचना बंद किया और फिर वो तांत्रिक बोला, तुम कौन हो? ये तो मैं तुम्हारी ऊर्जा भांप कर ही समझ चुका हूं, लेकिन तुम इस लड़के के साथ ऐसा क्यों कर रही हो, ये मैं जानना चाहता हूं। ये सुनकर वैभव ने सारी बात बताई। तब वो तांत्रिक बोला, मैं जानता हूं कि इससे गलती हुई है, लेकिन उसकी सजा भी इसे मिल चुकी है, इसलिए अब तुम इसे छोड़ दो। वैभव बोला, इतने सालों से मैं उस घर के अंदर कैद थी और अब जाकर मुझे वहां से मुक्ति मिली है, और तुम सोचते हो कि मैं इतनी आसानी से इसे छोड़ दूंगी? बोलते बोलते वैभव के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई। ये देखकर वैभव की मां रोते हुए बोली, देखो तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। बड़ी मिन्नतों के बाद मुझे एक बेटा हुआ है, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी। और रही बात वैभव की, तो मैं इसे समझाऊंगी कि आज के बाद वह दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। वह हर औरत का सम्मान करेगा और यह सब बुरी आदतें भी छोड़ देगा। बोलकर वो वैभव के पैरों के पास बैठकर अपनी साड़ी का पल्लू फैलाकर उससे भीख मांगने लगी। शायद इन सब से उसका दिल पिघल गया या फिर कुछ और बात थी,
कि वो बोली, ठीक है, मैं इसे छोड़ दूंगी, लेकिन बदले में मेरी एक शर्त है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, जिसकी वजह से मुझे इस तरह से दर दर भटकना पड़ रहा है। मुझे उससे बदला लेना है, यानी कि मेरे पति से। वह यहाँ से भाग चुका है और अब तुम लोगों को उसका पता लगाकर मेरे पास लाना होगा, तभी मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ूंगी, वरना मैं हमेशा इसके साथ ही रहूंगी। ये सुनकर उसकी माँ बोली, ठीक है, हम उसे लाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करना। वैभव बोला, ठीक है, लेकिन जब तक मैं इस घर पर हूं तब तक तुम लोगों को मेरे खाने पीने का अच्छे से इंतजाम करना होगा। मुझे मांस खाने की आदत है और मुझे इसके साथ ही शराब भी चाहिए, और उसका इंतजाम तुम लोग ही करोगे। इसके लिए वो लोग मान गए और अब वो लोग वैभव के खाने पीने के लिए मांस वगैरह घर पर ही लाने लगे। वैभव के घर वालों ने शालिनी के घर वालों का पता लगाया तो पता चला कि उस घर में बहुत पहले एक परिवार रहा करता था, जिसमें शालिनी, उसका पति और उसके सास ससुर थे। एक दिन शालिनी कहीं गायब हो गई और फिर उसके बाद उसके सास ससुर भी मारे गए। उसके बाद उसका पति वह घर छोड़कर चला गया। अब क्योंकि वह घर उसके ही नाम पर था, इसीलिए उसका पता लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। वह दिल्ली में रहने लगा था, लेकिन उन लोगों ने उसे बहुत मिन्नतें करके बुला लिया। विनोद यहाँ आकर एक होटल में रहा और फिर वैभव के पिता को भी उसने वहीं मिलने बुला लिया। उसके पिता कुछ लोगों और उस तांत्रिक के साथ विनोद के पास पहुंचे और फिर विनोद ने उनसे पूछा कि आखिर उन लोगों ने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। तब वैभव के पिता ने उनसे शालिनी के बारे में बात की। शालिनी के बारे में सुनकर कुछ समय के लिए तो विनोद सोच में पड़ गया और फिर वह थोड़ी देर बाद बोला, शालिनी मेरी पत्नी थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था। हम दोनों की लव मैरिज हुई थी और मेरे माता पिता इसके खिलाफ थे, लेकिन मैं क्योंकि उनका इकलौता लड़का था, इसलिए वो लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। आज से 10-12 साल पहले मैं इस घर में रहा करता था अपने परिवार के साथ, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया। इसके बाद विनोद ने बताना शुरू किया कि 10 साल पहले आखिर उसके साथ क्या हुआ था। विनोद अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। उसकी उम्र 30 को होने को आई थी, लेकिन अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। कारण था कि उसकी कुंडली में दोष था, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसके माता पिता ने बहुत जगह उसके लिए लड़की देखी, लेकिन उन्हें कोई लड़की पसंद नहीं आई। लेकिन फिर ठीक इसी दौरान विनोद एक लड़की से मिला। वह शालिनी थी, जो मार्केट में ठेले पर अपने पिता के साथ सब्जी बेचा करती थी। विनोद उसके ठेले पर सब्जी लेने आया और उसे देखता ही रह गया। उसे शालिनी काफी भा गई थी, लेकिन यहाँ परेशानी वाली बात यह थी कि शालिनी और उसकी उम्र में लगभग 10 से 11 साल का अंतर था। विनोद ने शालिनी के बारे में अपने घर पर बात की। जैसे ही उसके घर वालों को पता चला कि शालिनी एक सब्जी बेचने वाली है, तो उन्होंने उससे उसकी शादी करवाने के लिए साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि उनका कोई स्टैंडर्ड है और वह किसी भी ऐरी गैरी लड़की से उसकी शादी नहीं करवा सकते। ना ही विनोद के लिए कोई रिश्ता मिल रहा था और ना ही विनोद की मर्जी से उसकी शादी होने दे रहे थे। इस वजह से विनोद ने अपनी जिंदगी के लिए फैसला खुद से करने का सोचा। उसने शालिनी के घर वालों से उसका हाथ मांगा। अब क्योंकि विनोद काफी अच्छे घर का लड़का था, ऊपर से कमाता भी काफी अच्छा था, इसलिए उन्हें भला क्या दिक्कत हो सकती थी। बस विनोद की उम्र शालिनी से थोड़ी ज्यादा थी, यही एक समस्या थी। लेकिन उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उन्होंने शालिनी की शादी विनोद से करवा दी। विनोद शालिनी को लेकर घर आ गया, जहां उसके माँ बाप ने इस बात पर काफी बखेड़ा खड़ा किया। तब विनोद ने उनसे साफ साफ कह दिया कि अगर वह लोग उसकी पत्नी को नहीं अपनाएंगे या अगर उससे रूखा व्यवहार करेंगे तो वह यह घर छोड़कर चला जाएगा। विनोद उनका इकलौता लड़का था और वह उसे ऐसे जाने नहीं दे सकते थे, इसीलिए उन्होंने उसके खातिर उस लड़की शालिनी को अपना लिया। शालिनी सबका काफी अच्छे से ख्याल रखती थी और विनोद को इससे काफी खुशी हो रही थी। लेकिन कभी कभार उसके माँ बाप उसके कामों में कमियां निकाल देते थे, जो कि विनोद को पसंद नहीं था। इसलिए वह साफ साफ उनसे बोल देता, वह ऐसा व्यवहार न करें, उसे घर में शांति चाहिए। विनोद शालिनी का पूरा साथ देता था।
इस वजह से उसके माँ बाप शालिनी को परेशान नहीं कर पा रहे थे। शालिनी इस बात से काफी खुश थी कि उसके ससुराल में उसका पति उसके साथ है, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चल सकी, क्योंकि शालिनी की शादी को अभी साल भर होने को आया था, लेकिन अभी तक उसकी गोद हरी नहीं हुई थी। इस वजह से उसकी सास उसे ताने मारने लगी। वो विनोद की गैर हाजिरी में उसे बांझ जैसे शब्द बोलने लगी, जिसका शालिनी को काफी बुरा लगता। शालिनी पूरे 2 साल तक यह सब झेलती रही और आखिरकार पूरे 2 साल बाद उसकी गोद हरी हुई। घर में खुशियां मनाई जाने लगी, लेकिन यहाँ उसके सास ससुर ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि शालिनी मां बने, ताकि वो लोग विनोद के कान भर सके और शालिनी को घर से निकालकर उसकी दूसरी शादी करवा सके। लेकिन यहाँ सब उल्टा ही हो गया। शालिनी का बच्चा उसके पेट में ही मर जाए, इसलिए उसके सास ससुर उससे घर का सारा काम करवाने लगे। वे लोग जानबूझकर कचरा फैलाकर शालिनी को साफ करने को बोलते, पूरे दिन उससे तरह तरह के खाने की फरमाइश करते, जिससे शालिनी को 2 मिनट भी बैठने का समय नहीं मिल पाता। पहले तो शालिनी फिर भी सब झेलती रही, लेकिन फिर जब उसने डॉक्टर से चेकअप कराया तो पता चला आराम न करने की वजह से और ढंग से न खाना खाने की वजह से उसका बच्चा काफी कमजोर है, जिससे उसे खतरा हो सकता है। यह सब सुनकर विनोद को काफी गुस्सा आया और उसने शालिनी से पूछा कि आखिर तुम आराम क्यों नहीं कर रही और ढंग से खाना क्यों नहीं खा पी रही? घर में जब सब कुछ है तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम नहीं चाहती कि हमारा बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो? तब शालिनी ने रोते रोते विनोद को सारी बात बता दी। वहीं जब विनोद ने अपने माँ पापा को इसके बारे में सुनाना शुरू किया, तब उसकी माँ रोते हुए बोली, हम इससे कोई काम नहीं करवाते, बल्कि यही जानबूझकर सारे काम करती है और ढंग से खाना नहीं खाती, ताकि यह तुझे दिखा सके कि हम इसे परेशान करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम भला ऐसा क्यों चाहेंगे? आखिर ये हमारा भी तो पोता या पोती होगी। ये सब सुनकर विनोद को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन, लेकिन वो अपने माता पिता को भी बहुत अच्छे से जानता था कि वो लोग शालिनी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसलिए उसने कहा, मैं आप दोनों की बात बहुत अच्छे से समझ गया। आप दोनों यहाँ पर एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए मैं शालिनी को लेकर अलग शिफ्ट हो जाता हूँ। इससे किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ये सुनकर विनोद की मां रोने लगी और बोली, देख बेटा, तू ऐसे हमें छोड़कर मत जा। हम इस बात का बैठकर समाधान निकाल सकते हैं। ये सुनकर विनोद बोला, इतने साल से हम बैठकर ही बात कर रहे थे, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम लोग अलग ही हो जाएं। इससे कम से कम हमारा रिश्ता बना रहेगा। विनोद अपनी बातों पर अड़ा हुआ था। इसकी वजह से उसकी मां ने शालिनी को समझाया। शालिनी एक मां से उसकी औलाद नहीं छीनना चाहती थी, इसलिए उसने विनोद को घर न छोड़ने के लिए मना लिया। विनोद ने आखिरी बार उन लोगों को मौका देने का सोचा, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अगर वह उस समय वह घर छोड़ देता तो आज यह सब नहीं हो रहा होता। खैर, विनोद के माँ बाप अब शालिनी का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगे और वो लोग उससे काफी अच्छे से बात भी कर रहे थे, जिसकी वजह से शालिनी काफी खुश थी। कुछ महीने बाद शालिनी ने एक लड़की को जन्म दिया। विनोद ने आस पड़ोस में काफी लड्डू बांटे, लेकिन विनोद के माँ बाप इस बात से खुश नहीं थे। उन लोगों को लड़का चाहिए था, लेकिन लड़की हुई थी। अब यह बात वह लोग विनोद के मुंह पर या शालिनी के मुंह पर नहीं बोल सकते थे, नहीं तो वह उन्हें छोड़कर चले जाते। इसलिए उन्होंने एक चाल चली। शालिनी अब अस्पताल से घर आ गई थी और उसके सास ससुर ने शालिनी के कान भरने शुरू कर दिया कि विनोद को लड़के की चाह थी, लेकिन लड़की होने की वजह से वो थोड़ा परेशान है। यहां तक कि अस्पताल में जब नर्स ने इसकी बधाई दी तो विनोद का मुंह बन गया और उसने बच्ची को गोद में तक नहीं लिया। वो लोग बार बार यही बात बोल रहे थे, जिसका असर शालिनी पर होने लगा था। लेकिन शालिनी अब भी शांत बनी हुई थी, क्योंकि वो उसकी और उसकी बेटी के साथ कोई बुरा बर्ताव तो नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, वो अब विनोद से उखड़ी उखड़ी रहने लगी थी। इन सब के कुछ दिन बाद रात में जब उसकी बेटी सोई तो दोबारा उठी ही नहीं।
सुबह उठकर जब उसने बच्ची को देखा तो पाया कि उसका शरीर नीला पड़ चुका था। शालिनी की तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। पूरे 2 साल बाद वो मां तो बनी, लेकिन उसकी संतान 4-5 दिनों तक ही जी पाई। उस बच्ची का अंतिम संस्कार करवा दिया गया, लेकिन विनोद के माँ बाप ने शालिनी के आगे नाटक करना शुरू कर दिया कि जैसे विनोद ने ही बच्ची की हत्या की हो। इन सब से शालिनी को काफी गुस्सा आया और वो इन सब के अगले ही दिन विनोद से लड़ने लगी। उसने सीधे सीधे विनोद के ऊपर इल्जाम लगाया कि उसने उसकी बेटी को मारा है। एक तो बच्ची के मौत का दुख, ऊपर से अपनी पत्नी की कही हुई ऐसी बातों ने विनोद को काफी गुस्सा दिला दिया और उसने गुस्से में अपनी पत्नी को थप्पड़ जड़ दिया। दोनों के बीच लड़ाई बढ़ता देखकर विनोद के माँ बाप ने उन दोनों को अलग किया और अब वे दोनों सांत्वना देने और समझाने की आड़ में उन दोनों के कान भरने लगे। इन सब से गुस्से में आकर शालिनी ने विनोद को बोल दिया कि वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। विनोद के ऊपर काफी गुस्सा सवार था, इसलिए उसने उसे नहीं रोका, लेकिन उसके माँ बाप ने आकर शालिनी को रोका और उसे अंदर ले गए। अगली सुबह विनोद तैयार होकर काम पर चला गया। वहीं दूसरी तरफ विनोद के माता पिता एक खौफनाक साजिश को अंजाम देने लगे। उस घर के आसपास वैसे ही कोई घर नहीं था, जिससे विनोद के माँ बाप को और आसानी हो गई। उसी दोपहर को एक पहलवान जैसा आदमी घर में आया और विनोद के पापा ने उसे कुछ गहने और रुपए दिए और कहा कि शालिनी अंदर ही है और विनोद के आने से पहले उसे ठिकाने लगाना है। और हाँ, ध्यान रहे कि तुम्हें उसे मारते समय ये बोलना है कि उसकी हत्या विनोद ने करवाई है। इसके बाद वो पहलवान जैसा आदमी शालिनी के कमरे में गया और शालिनी का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उन लोगों ने बगीचे में गड्ढा खोदकर शालिनी की लाश उसमें डाल दी। शालिनी को मारकर दफनाने के बाद शालिनी की सास ने उस पहलवान को शालिनी के कुछ कपड़े दिए और कहा कि इसे कहीं भी फेंक देना। इसके बाद वो पहलवान वहां से चला गया। विनोद जब शाम को घर आया तब उसके माँ बाप ने उससे कहा कि शालिनी ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। ये सुनकर विनोद दौड़ता हुआ शालिनी के माँ बाप के घर आया, लेकिन शालिनी वहां नहीं थी। विनोद ने शालिनी को काफी ढूंढा, लेकिन वो कहीं मिली ही नहीं। थक हार कर विनोद ने शालिनी को ढूंढना छोड़ दिया और अब उसके माँ बाप उसे बोलने लगे कि आखिर कब तक वो ऐसे शालिनी के गम में रहेगा। शालिनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और अब उसे भी आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन विनोद नहीं माना। वहीं इन सब के दौरान एक रात जब विनोद के माता पिता कमरे में सो रहे थे, उस समय विनोद घर पर नहीं था। तब अचानक से विनोद की मां की नींद खुली। उन्होंने पाया कि शालिनी का सफेद भयानक चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल सामने था। उसे देखकर विनोद की मां जोर से चीखी, आह! उनकी चीख सुनकर पास में सो रहे उनके पति उठे, लेकिन उठते ही अपने सामने शालिनी को इतने भयानक रूप में देखकर उन्हें पूछने की जरूरत ही नहीं हुई कि आखिर वो ऐसे चीखी क्यों। दोनों पति पत्नी घबराए हुए से शालिनी की ओर देखने लगे। तभी शालिनी बोली, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे और मेरी बच्ची को ऐसे मरवा दिया। ये सुनकर विनोद की मां घबराते हुए बोली, बेटा, हमने तुझे नहीं मारा, बल्कि तुझे तो विनोद ने। यह सुनकर शालिनी उसकी बात काटते हुए बोली, बिल्कुल झूठ। जब उस आदमी ने मुझे मारा था तब तुम दोनों यहीं थे। तुम लोगों का हाथ अगर इसमें नहीं था तो तुम लोग उसे रोक सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने मुझे मरवाकर मेरी लाश को भी ठिकाने लगवा दिया और मेरे पति से झूठ बोल दिया कि मैं उसे छोड़कर चली गई। यह सुनकर दोनों पति पत्नी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उनका झूठ जो अब सामने आ चुका था, वो दोनों कुछ बोलते इससे पहले ही शालिनी बोली, तुम सबने मिलकर मुझे और मेरी बेटी को मार डाला, इसलिए मैं तुम तीनों को मार डालूंगी। बोलकर उसने उन दोनों पति पत्नी की गर्दन अपने एक एक हाथ से पकड़ी और फिर कस के दबा दिया। कुछ ही पलों में कड़क की आवाज के साथ उन दोनों की गर्दन टूट गई और शालिनी ने दोनों को छोड़ दिया। इसी के साथ ही उन दोनों के निर्जीव शरीर पके फल की तरह जमीन पर गिर पड़े। अगली सुबह जब विनोद घर वापस आया तब अपने माँ बाप की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगा। अपने माँ बाप की हत्या के बारे में उसने पुलिस में कंप्लेंट की,
लेकिन कुछ पता नहीं चला क्योंकि घर से कुछ भी गायब नहीं हुआ था, जिसकी वजह से पुलिस को कुछ खास पता नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ विनोद ने घर पर आना बंद कर दिया था। उसे वो घर काटने को दौड़ता था, इसलिए उसने दिल्ली में नौकरी ढूंढ ली ताकि अब वो यहाँ दोबारा ना आ पाए। दिल्ली शिफ्ट होने से एक दिन पहले वो अपना जरूरी सामान बांधने लगा। यही सब करते करते रात हो गई और विनोद खाना खाकर सो गया। देर रात किसी के झकझोरने से विनोद की आंख खुली तो उसने पाया कि शालिनी भयानक रूप में उसके सामने खड़ी थी। उसे देखकर विनोद हैरानी से बोला, शालिनी, आखिर तुम कहाँ चली गई थी? पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। ये सुनकर शालिनी गुस्से में बोली, अब मेरे सामने नाटक करना बंद करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने अपने माँ बाप के साथ मिलकर मुझे मारा था। ये सुनकर विनोद के पैरों तले जमीन ही खिसक गई और वो बोला, ये क्या बोल रही हो? मेरे माँ बाप ने तुम्हें? शालिनी बोली, हाँ, उन्होंने मुझे मार डाला और फिर मैंने उन दोनों को, और आज मैं तुम्हें मारकर अपना बदला पूरा करूंगी। ये सुनकर विनोद घबराते हुए बोला, शालिनी, मेरी बात सुनो। लेकिन शालिनी कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए विनोद तेजी से वहां से भागने लगा। लेकिन तभी शालिनी दरवाजे पर आ खड़ी हुई। ये देखकर विनोद तेजी से पूजा वाले कमरे में भागा और पूरी रात वहां रहकर अपनी जान बचाई। अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी विनोद ने वैभव के पापा और तांत्रिक को सुना दी। फिर विनोद बोला, अगले दिन जब दूध वाला आया तब मैं उस घर से बाहर भागा और फिर मैं दिल्ली जाने की प्लानिंग करने लगा। लेकिन शालिनी बार बार मेरे सपने में आकर मुझे परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने इस घर से ही शालिनी को बांध दिया। लेकिन शायद खाली घर देखकर कोई उस घर में घुस आया होगा और उसने सुरक्षा आवरण हटा दिया होगा, जिससे शालिनी आजाद हो गई होगी। ये सुनकर वैभव के पिता बोले, इन सब में आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन आपकी पत्नी अब मेरे बेटे को परेशान कर रही है और अगर उसे आप ना मिले तो वो उसे मार डालेगी। ये सुनकर उनके साथ आया तांत्रिक कुछ सोचते हुए बोला, देखो, इनकी पत्नी हदल बन चुकी है और ये तभी बनते हैं जब किसी गर्भवती स्त्री या फिर डिलीवरी के 10 दिनों के अंदर किसी औरत की मौत हुई हो। हम अगर शालिनी की आत्मा को मुक्ति दिलवा दें तो शायद वो मुक्त हो जाए, और इसके लिए उसके शव का अंतिम संस्कार जरूरी है। अगर हमें ये पता चल जाए कि उसकी लाश कहाँ है तब शायद कुछ हो जाए। ये सुनकर वैभव के पिता बोले, उसकी लाश कहीं बगीचे में है। जब तक आप लोग उसे व्यस्त रखेंगे तब तक मैं उसकी लाश ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार करने की कोशिश करूंगा। तांत्रिक बोला, इस काम में काफी खतरा है, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वो सबको मार डालेगी, नहीं तो विनोद जी को तो मारेगी ही। ये सुनकर विनोद बोला, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वैसे भी मैं अपने जीवन से काफी उब चुका हूं। जीवन में पैसा बहुत कमा लिया, लेकिन जब सुकून के पल ढूंढता हूं तो वो मुझे नहीं मिलता। आज मेरे साथ कोई नहीं है। पता नहीं मुझे मेरी किस गलती की सजा मिली है। पता नहीं मेरे माँ बाप क्यों मेरे ही दुश्मन बन गए। आज उनकी वजह से हम सभी इतने परेशान हैं। इसके आगे कोई कुछ ना बोल सका और फिर इसी तरह से प्लान पर काम किया गया। वैभव के पिता ने उसे बताया कि उन्होंने विनोद को बुला लिया है। यह सुनकर वैभव की आंखों में चमक आ गई। उसी दिन दोपहर को विनोद उनके घर आया। तब वो वैभव के पास आया और बोला, शालिनी, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इसीलिए इस लड़के को छोड़ दो। ये सुनकर वैभव के शरीर में मौजूद शालिनी ने उसे धक्का दिया और बोली, तुम्हारी वजह से आज मैं और मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं हैं और तुम यहां मजे कर रहे हो। यह सुनकर विनोद उठा और बोला, क्या मजे किए हैं मैंने तुम्हारे बिना? मैंने आज तक दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि मैंने जो जगह तुम्हें दी है वो मैं किसी और को नहीं दे सकता। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कैसे तुम्हारे कान भरे, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैंने हमेशा से तुमसे प्यार किया और तुम्हारे बारे में मेरे मन में कभी कोई बुरा विचार नहीं आया। शालिनी बोली, और मेरी बच्ची, उसे तुमने नहीं मारा? विनोद बोला, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? वो हमारी बच्ची थी। तुम्हें याद है कि कैसे हमने हमारे होने वाली बच्चे के लिए सपने देखे थे? तब हमने कैसे हमारे होने वाले बच्चे के नाम सोचे थे? हमें नहीं पता था कि हमें क्या होगा,
इसलिए हमने लड़का और लड़की दोनों के नाम सोचे थे। उसके आने से कितने खुश थे हम दोनों। तुम ही बताओ कि क्या कभी तुमने हमारी बच्ची के आने के बाद मेरे बर्ताव में कोई बदलाव देखा, या मैंने हमारी बच्ची को कभी प्यार से गोद में ना उठाया हो। रात में जब भी वो रोती थी तब तुम्हारे साथ मैं भी तो जागता था, फिर आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। बोलते बोलते विनोद की आंखों में आंसू आ गए। उसे यूं देखकर वैभव के चेहरे के भाव बदले, क्योंकि वो सच ही तो बोल रहा था। ये सब देखकर शालिनी ने वैभव का शरीर छोड़ दिया, जिससे वो नीचे गिर पड़ा। अब अपने भयानक रूप में शालिनी उसके सामने थी। उसके चेहरे पर काफी सारे भाव आ जा रहे थे। तभी विनोद दोबारा बोला, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो शालिनी, लेकिन प्लीज तुम ऐसे मत भटको। तुम्हें अगर चाहिए तो मेरी जान ले लो, लेकिन तुम मुक्त हो जाओ। ये सुनकर शालिनी बोली, मुझे माफ कर दीजिए, आपकी तो कभी गलती थी ही नहीं। आपने हमेशा मेरा साथ दिया, यहाँ तक कि मेरे लिए आप अपने परिवार से अलग होने को तैयार थे, लेकिन मैं ही उनकी बातों में आ गई। विनोद बोला, कोई बात नहीं शालिनी, लेकिन तुम इन सब से आजाद हो जाओ प्लीज। ये सुनकर शालिनी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। तब विनोद बोला, मेरा इंतजार करना शालिनी। इन सब के बाद विनोद ने शालिनी का शव निकलवाकर विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया। शालिनी की आत्मा इन सब से आजाद तो नहीं हुई, क्योंकि उसकी मुक्ति का समय अभी नहीं आया था, लेकिन वो विनोद के साथ रहने लगी और कुछ सालों बाद वो इन सब से आजाद हो गई। वैभव ने इन सब से सबक सीख लिया और अब उसने शराब और सारी तामसिक क्रियाएं छोड़ दी। वहीं उसके माँ बाप ने भी वैभव के ऊपर अब नजर रखना शुरू कर दिया था, ताकि उसके साथ दोबारा से ये सब ना हो जाए। विनोद आज भी दिल्ली में काम करता है, लेकिन शालिनी के बारे में याद करके आज भी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। खैर, अब विनोद की लाइफ में तो शालिनी दोबारा से नहीं आ सकती, लेकिन आज विनोद को अपने उस वक्त पर बहुत बड़ा पछतावा होता है कि अगर उसने उस समय सही सोच समझकर फैसला लिया होता तो उसका पूरा परिवार, उसकी पत्नी, उसकी बेटी सब उसके साथ होते, और आज तो उसकी बेटी 10 से 12 साल की हो गई होती। लेकिन आखिर दोस्तों, होना वही है जो होने को मंजूर होना होता है। हमारे प्लान करने से ये सभी चीजें नहीं होती। भगवान ने जो नियति हमारे लिए बना रखी है, हमें उसी नियति के अनुसार चलना पड़ता है। हम केवल अपने कर्म करने पर निर्भर है, केवल कर्म करते रहेंगे और बाकी भगवान ने जो संजोग बैठा रखा है वैसा ही हमारे साथ होने वाला है। तो अगर आपके साथ भी लाइफ में कुछ ऐसे बड़े भयानक अनुभव हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, तो इसमें ज्यादा गहरा डीपली आपको घुसना नहीं है, बल्कि इन सबको भगवान की मर्जी ही कह सकते हो कि हे नाथ, जैसे आप चलाओगे वैसे ही हम चलेंगे, और जो गलती विनोद ने अपनी लाइफ में की वैसी गलती आप ना करें। हर चीज को अच्छे से सोचे समझे, उसके बाद ही दूसरे लोगों की बातों पर विश्वास करें। और दूसरी बात, शालिनी को भी यहां पर सोचना चाहिए था कि उसका पति विनोद ऐसा तो नहीं था, फिर अचानक से वो बदल कैसे सकता है। दरअसल बदलाव तो उसके दिमाग में हुए थे, जो उसके साथ ससुर ने डाले थे। तो यहां पर दोनों ही पति पत्नी को आपस में समझदारी दिखानी चाहिए थी, जो वो नहीं दिखा पाई, और उसका खामियाजा आज वो दोनों भुगत पर रहे हैं। चलिए, मैं समझता हूं आपको स्टोरी से काफी कुछ जानने को मिला होगा और आपको स्टोरी काफी पसंद भी आई होगी। अब अपने कुछ लॉयल दोस्तों के नाम लेते हैं। अच्छा, नाम लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि वो मेंबर्स वाली स्टोरी भी चल रही है। वहां पर एक रहस्यमयी लड़की, मैंने स्टोरी का पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने चैनल को ज्वाइन नहीं किया, अब देखिए, ज्वाइन करना बिल्कुल आसान है। आपको कुछ मामूली सा पेमेंट करना पड़ेगा और आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। अब ये मत सोचना कि यार ये सब कुछ पैसे के लिए कर रहा हूं। भाई, पैसों के लिए नहीं है, बल्कि आपको एक जबरदस्त हॉरर अनुभव देने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अब उसको पब्लिक इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम ऑन पब्लिकली बोल नहीं सकते, तो इसलिए उनको मेंबर्स के लिए रखा जा रहा है। तो अगर आप उनको सुनने के लिए तैयार है, आपका मन कर रहा है, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अरे, बहुत ही कम पैसों में हो जाएगा, हमने कम से कम का ऑप्शन रखा है। चलिए, अब कुछ दोस्तों के नाम ले लेता हूं। आनंद तिवारी,
प्रवीण कुमार कार्डिफ यूके, डिक्की बोरुआह असम, शिव अग्रहरी वाराणसी, सत्येंद्र ज्योति, शुभेंदु सिन्हा असम, मीर रौटेला देहरादून, आराधना लारा, राहुल कुमार। इस स्टोरी को तैयार करने में हमारी साथी रही है ममता सहाय। चलिए मिलता हूं आपसे अगली स्टोरी पर।